हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं ज़ेगल के बारे में। ये एक स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि ज़ेगल पैसे कैसे कमाता है, इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मैं स्टॉक में इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हूँ। फाइनली हम रिस्क की बात करेंगे। ये 2 पार्ट की वीडियो होने वाली है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की, और हम बात करेंगे टेक्निकल्स की और पोर्टफोलियो साइजिंग की, कि मैं स्टॉक में कब खरीद रहा हूँ, कब बेच रहा हूँ। तो वो वीडियो संडे तक आ जाएगी, उस वीडियो को प्लीज़ जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज़ेगल करता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई धंधा चलाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। आपके बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिनको आपको पेमेंट देनी होती है। उसके बाद आपके चैनल पार्टनर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फ्रेंचाइजीज होती हैं आपकी, उनको पैसा देना पड़ता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिवार्ड्स देने होते हैं, रिकग्निशन देनी होती हैं। तो इतने सारे मूविंग पार्ट्स को एनालाइज करना एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। अब आप पूछेंगे एनालाइज क्यों करना है। तो देखिए, अगर किसी भी धंधे को प्रॉफिटेबल बनाना है ना, तो आपको हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम जहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा यानी उससे मैक्सिमम जूस निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और किसी भी रेवेन्यू से या किसी भी खर्चे से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब निकाल सकते हैं, जब आपको ये पता हो कि खर्चा हो कहाँ रहा है। आप एक एक्सेल शीट के थ्रू ना ये नहीं बता पाएंगे कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करूं। आपको और टूल्स की ज़रूरत है, तो ये टूल्स आपको प्रोवाइड करता है ज़ेगल। ज़ेगल एक सॉफ्टवेयर सेस प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को उनके स्पेंड एनालिसिस यानी कहाँ कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को छोड़ दिया जाए ना, तो ज़ेगल कॉरपोरेशन हर जो पेमेंट करती है ना उसमें अवेलेबल है। अगर बॉम्बे में बैठा कॉरपोरेट हेड ये देखना चाहता है कि जयपुर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हमने कितने रिवार्ड्स दिए, तो फट से क्लिक से पता चल जाएगा। और फिर उसने सेल कितने की, फट से पता चल जाएगा अगर वो ज़ेगल यूज़ कर रहे हैं तो। और फिर उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि रांची में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे कितना पैसा लिया था और मैंने उसको रिवार्ड कितने दिए और कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ। ज़ेगल ना एक्स की 3 तरीके से हेल्प करता है। पहला तरीका है ऑपरेशनल कॉस्ट सेव करता है। ऑपरेशनल कॉस्ट यानी जो काम 10 या 15 या 20 एम्प्लॉय एक महीने में करते, वो काम ज़ेगल चुटकियों में कर देता है। तो आपकी कॉस्ट बच गई, आपको नए लोग हायर नहीं करने पड़े इस काम के लिए। नंबर 2, ज़ेगल आपको स्पेंड एनालिटिक्स टूल देता है, यानी पाई चार्ट, बार ग्राफ, जिससे आप कौन से सब सेक्शंस में, कौन से डिफरेंट पेमेंट वर्टिकल्स में कितनी पेमेंट हो रही है उसको आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। और एनालिसिस का क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं वो कम हो जाएंगी। अगली बार आप पैसा रांची में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे क्योंकि जयपुर वाले डिस्ट्रीब्यूटर आपको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे, ये आपको फट से पता चल जाएगा। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आ जाएंगी आपके बिजनेस में। नंबर 3, ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर ERP और HRMS और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं कंपनीज में जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके साथ आप सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उनको चेंज करना पड़ेगा, नहीं। उन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़ेगल वर्क करता है और आपको बेटर रिजल्ट देता है। तो ये 3 बड़े फायदे हो गए ज़ेगल के। मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं। उनसे आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि ज़ेगल काम कैसे करता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स की, कि ज़ेगल पैसे कैसे कमाता है। देखिए, सबसे पहला तरीका ज़ेगल का पैसे कमाने का है कि जो ज़ेगल ने सॉफ्टवेयर बनाया है ना और अपने कॉर्पोरेट्स को दिया है, उनसे सब्सक्रिप्शन फीस लेना, यानी सॉफ्टवेयर की प्लेटफॉर्म फीस लेना। ये बेसिक धंधा है इनका। जब किसी कॉर्पोरेट को आप ज़ेगल का प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट अपने सारे एम्प्लॉयज़ को प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए, ज़ेगल के ऊपर ले आए। सपोज कीजिए कॉर्पोरेट के पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया सिर्फ 1000 एम्प्लॉयज़ को अपने ज़ेगल के प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। तो ज़ेगल विल चार्ज पर एम्प्लॉय दैट आर ऑन द प्लेटफॉर्म पर मंथ। और ये फीस ना बहुत नॉमिनल होती है, ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ की फिगर है जो ये नए कॉर्पोरेट से चार्ज करते हैं। और अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट इनके पास आता है तो इसमें कंसेशन भी दे देते हैं, लगभग 100 या 150 रुपये तक भी फीस को ले आते हैं। कि अगर आप 1000 एम्प्लॉयज़ को अगर ज़ेगल के ऊपर लेके आ रहे हो तो आपका खर्चा सिर्फ 2.5 लाख रुपये हुआ, 2.5 लाख रुपीज़ हुआ, विच इज़ नॉट वेरी हाई कॉस्ट। तो कॉर्पोरेट्स के पास इंसेंटिव है कि शायद मैं बेनिफिट ज़्यादा कमा सकता हूँ लेकिन खर्चा शुरू में मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है प्रोग्राम फीस, जिसको इंटरचेंज फीस कहते हैं। तो इस फीस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वर्किंग मॉडल। देखिए, ज़ेगल के पास ना प्रीपेड या क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का लाइसेंस नहीं है जो RBI से मिलता है।
तो जैगल ने पार्टनर कर रखा है बड़े बड़े बैंक से, 10 बड़े बड़े बैंक से, जिसमें यस बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, ICICI बैंक भी है और सारे बड़े बैंक्स भी हैं। तो जैगल को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करता है जहाँ पर जैगल का भी नाम होता है और कोटक बैंक का भी नाम होता है, और उनको कॉर्पोरेट कस्टमर्स को दे देता है। कहता है कि जो भी आप खर्चे करो ना वो इस कार्ड के थ्रू करना, चाहे प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। अगर आप कंपनी के सारे खर्चे इस कार्ड से करोगे ना तो हमारे स्पेंड एनालिटिक्स जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें आपका डेटा आ जाएगा और हम आसानी से एनालाइज कर पाएंगे कि आपने खर्चे कहाँ पर किए। तो कॉर्पोरेट्स को क्या बेनिफिट हुआ, कॉर्पोरेट्स को अपना सारा डेटा मिल गया एक जगह पर जैगल सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पर वो एनालाइज कर सकते हैं इसको आसानी से। और जैगल को क्या फायदा हुआ, जैगल ने जो कार्ड दिया उस पे ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगी। कॉर्पोरेट्स को तो पहले भी खर्चा करना था, अब भी खर्चा करना है। सपोज करो उनको वेंडर पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख की वेंडर पेमेंट वो पहले तो पैसा डालेंगे जैगल कार्ड में और जैगल कार्ड से पेमेंट करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट हायरार्की में भी अलग अलग लोग पेमेंट करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि बॉम्बे में बैठा ही कोई आदमी वेंडर्स को पेमेंट कर रहा है, रांची में बैठा हुआ बंदा वहां से पेमेंट कर रहा हो। तो ये सारी पेमेंट्स क्लब हो जाती हैं अगर आप जैगल कार्ड यूज कर रहे हो, और आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाती है कि कौन कौन सी डिवीजन कहाँ कहाँ कितना खर्चा कर रही है। अब जैगल यहाँ पर कैसे कमाता है, जैगल को मिलती है इंटरचेंज फीस या फिर प्रोग्राम फीस जिसे हम कहते हैं, जो 1.8% के आसपास बनती है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया उस कार्ड के थ्रू, तो जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया या रुपे हो गया, वो बैंक्स को लगभग 2% के आसपास देते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन है। तो ये 2% बैंक को मिल गया, बैंक उसमें से 1.8% के आसपास जैगल को शेयर कर देता है। अब आप पूछेंगे कि बैंक इतना कम क्यों रख रहा है और जैगल इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है जबकि बैंक का कार्ड है। तो देखिए बैंक का इसमें क्या खर्चा हुआ, बैंक को घर बैठे बिठाए चुटकियों में बिना काम किए कस्टमर्स मिल गए। बैंक ने कोई खर्चा किया क्या, अपना कोई रिसोर्स यूज किया क्या, नहीं, लेकिन फिर भी वो 0.25 के आसपास ट्रांजैक्शन फीस ले गए, इंटरचेंज फीस अपने पास ले गए। बैंक को तो बल्कि फायदा है कि जैगल ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उनके कार्ड्स के ऊपर हो, ताकि वो फ्लोट पे भी पैसा कमाए। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट जो कार्ड में, प्रीपेड कार्ड में आप पैसा लगा के रखोगे उस पैसे पे ब्याज भी तो कमाएगा बैंक, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो बैंक के ही खाते में, बैंक के ही कार्ड पर, तो बैंक वहाँ से भी तो पैसा कमा रहा है। तो बैंक की बल्ले बल्ले होगी बिना कोई काम किए हुए। बैंक को 0.25% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मिल गई, बैंक को फ्लोट पे फायदा मिल गया, और उसके बाद बैंक को नए कस्टमर्स मिल गए बिना कोई काम किए। यानी कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो बैंक की बहुत कम होगी। इसलिए बैंक सीज जैगल एज अ पार्टनर, और बैंक चाहता है कि जैगल और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे। तो ये प्रोग्राम फीस जिसे हम बोल रहे हैं जो बैंक देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू फॉर्म है जैगल का। अब बात करते हैं तीसरे रेवेन्यू स्ट्रीम की, वो है गिफ्ट कार्ड्स, जिनको प्रोपेल कार्ड्स भी बोल देते हैं। देखिए हर एक कंपनी अपने चैनल पार्टनर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है या मार्केटिंग में जो बंदे एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए हैं उनको रिवार्ड करना चाहती है कि आपने अगर इतनी सेल कर दी तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आपने इतनी सेल कर दी तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। तो ये रिवार्ड जैगल कहता है कि कॉर्पोरेट्स आप हमारे कार्ड्स के थ्रू कीजिए, या हम आपको गिफ्ट कार्ड देंगे अमेजोन से खरीद के, फ्लिपकार्ट से खरीद के, शॉपर स्टॉप से खरीद के, आप हमारे गिफ्ट कार्ड से पेमेंट कीजिए। इससे कॉर्पोरेट्स को क्या फ़ायदा हुआ, अगेन कहाँ पर खर्चा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑफ द बटन से उनको मिल जाएगी। और जैगल को क्या फ़ायदा होगा, जैगल ये कॉर्पोरेट जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं ना, 3000 का वाउचर जैगल 2000 रुपये में खरीदता है, या 10% 15% सस्ता खरीदता है। ये 10-15% का टेक रेट है हर गिफ्ट कार्ड के ऊपर। तो जितने ज़्यादा गिफ्ट कार्ड कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे उसमें 10-15% जैगल को बच जाएगा, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट स्ट्रीम। ठीक है, 25 से 30% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से आ जाता है। ये भी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि जैगल के पास डिफरेंट कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बार बार जिक्र करूंगा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रोपेल। इसका काम है कि एम्प्लॉयज़ को और चैनल पार्टनर्स को यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिवार्ड करना। अब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने चैनल पार्टनर्स को बार बार रिवार्ड करना चाहती है उनके काम के हिसाब से, ताकि वो ज़्यादा सेल करें, ज़्यादा मार्केटिंग करें, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें। वो कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ जैगल प्लेटफॉर्म। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कार्ड दे देना है, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड। उस कार्ड के अंदर आप जैगल पॉइंट्स डाल देंगे। इन जैगल पॉइंट्स को कोई भी एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकता है, या तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, या शॉपर स्टॉप के प्लेटफॉर्म पे, या फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर भी वो चाहते हैं। अगर उसे बाद में यूज़ करने हैं, इन पॉइंट्स को वो कन्वर्ट कर सकता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के कैश में, जिसको वो बाद में कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर कार्ड से जैगल कमाएगा अपनी इंटरचेंज बैंक वाली फीस, है ना।
और गिफ्ट कार्ड पे कमाएगा 10 से 15% का कमीशन। अब ये प्लेटफॉर्म पिछले 3-4 साल से मेन कैश काउ रहा है जैगल की। होपफुली इसकी ग्रोथ अगले 4-5 साल तक 30% से होती रहेगी। ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ जैगल्स रेवेन्यू कम फ्रॉम प्रोपे। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट इनका आज के दिन में है उसका नाम है जोयर। जोयर का काम है वेंडर्स को पेमेंट करना, यानी कॉरपोरेट्स अपने वेंडर्स को पेमेंट अगर कॉरपोरेट्स को करनी है तो या तो वो जोयर के कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या फिर प्रीपेड कार्ड से पेमेंट करें। इससे उनको सारा डेटा आसानी से दिखाई दे जाएगा। इससे जोयर को क्या फ़ायदा होता है? जोयर जो बैंक वाली 1.8% इंटरचेंज फीस है वो कमाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की भी तो फीस मिलती है, वो प्रोपेल में भी मिलती थी, जोयर में भी मिलती है, तो सॉफ्टवेयर की फीस भी मिलती है। ये धंधा ना जोयर का एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा शायद 50-60-70% से ग्रो करेगा अगले 4-5 साल में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वेंडर पेमेंट्स ना आर द बिगेस्ट पेमेंट इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। वेंडर्स की पेमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जितनी बड़ी पेमेंट होगी, वॉल्यूम जितना होगा पेमेंट्स का, जैगर उसके हिसाब से पैसे कमाएगा। ये प्रोडक्ट जैगर ने 2024 में लॉन्च किया था, यानी पिछले साल लॉन्च किया था। ये पहला साल है जब ये पूरा एक्टिवेट होगा। अगले 4 से 5 साल में उम्मीद है कि 40-50% ऑफ होल रेवेन्यू विल कम फ्रॉम जोयर ओनली। यानी सिर्फ 2 साल के अंदर आप चाहते हो कि 50% ऑफ द रेवेन्यू आपका न्यू प्रोडक्ट दे दे। तो ये बात देखिएगा कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च कर रही है और लॉन्च करते ही वो प्रोडक्ट कैसे छा जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो कंपनी का 40-50% बनने की पोटेंशियल रखते हैं। तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है ना उसका नाम है सेव। सेव के थ्रू एम्प्लॉयज़ अपनी टैक्स रीइंबर्समेंट के जितने भी बिल्स हैं ना उनको रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केटिंग करता हूँ और कंपनी की गाड़ी यूज़ करता हूँ और जो पेट्रोल भरवाता हूँ वो अपने खुद के पैसे से भरवाता हूँ या फिर कॉर्पोरेट कार्ड से भरवाता हूँ। वो पैसा कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी, लेकिन कंपनी को ये समझ में नहीं आता कि उनके कितने मार्केटिंग वाले लोग हैं जो कहाँ कौन से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और डिफरेंट रीइंबर्समेंट्स ले रहे हैं। होटल्स की रीइंबर्समेंट ले रहे हैं, फ्लाइट की रीइंबर्समेंट ले रहे हैं, पेट्रोल की रीइंबर्समेंट ले रहे हैं और बहुत सारी रीइंबर्समेंट ले रहे हैं। तो क्योंकि कॉर्पोरेट उसको एक ही जगह पर देखना चाहती है, इसलिए कॉर्पोरेट कस्टमर्स अपने मार्केटिंग वाले बंदों को जैगल का कार्ड दे देंगे कि अगली बार जितनी भी पेमेंट्स करो वो जैगल कार्ड से करना। जैगल कार्ड से जब आप पेमेंट करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ द माउस के साथ मिल जाएगी। उसके बाद जो एम्प्लॉय है उसको क्या बेनिफिट है? उसके पास एक मोबाइल ऐप है जिससे वो बिल का फोटो खींचेगा और अपलोड कर देगा। जो भी हायरार्की है उस बिल को अप्रूव करने की, उसके पास वो बिल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उनकी ऐप के ऊपर चला जाएगा। वो मोबाइल से ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव कर सकते हैं और जल्दी से जो एम्प्लॉय है उसके खाते में या उसके कार्ड में वो पैसा आ जाएगा, रीइंबर्समेंट आ जाएगी। सेव का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप अलग अलग मेडिकल बिल्स देते हैं, फ्यूल के बिल देते हैं, होटल के बिल देते हैं, लिकर के बिल देते हैं, खाने के बिल देते हैं, फ्लाइट्स के बिल देते हैं। इन बिल्स में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशंस होती हैं, यानी एम्प्लॉयज़ एक बार बिल रेज कर देगा फिर उसके बाद वही बिल रेज कर देंगे। अब जैगल प्लेटफॉर्म से वो डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। नंबर 2, कुछ बिल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे एक मेडिकल रीइंबर्समेंट करना है तो कई एम्प्लॉयज़ गलत बिल लगा देते हैं, तो कॉर्पोरेट्स को वो गड़बड़े पकड़नी आसान हो जाएंगी क्योंकि जैगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया है जिससे आप डुप्लीकेशन और ओवर इन्फ्लेशन ऑफ बिल को आप आसानी से फ्लैग कर सकते हैं, जिसको फिर आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को पैसे की सेविंग होगी। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए कॉर्पोरेट्स को 200 रुपये 250 रुपये पर एम्प्लॉयज़ को पर मंथ देना जैगल को बहुत महंगा नहीं लगता। इसीलिए ये धंधा बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। पिछले 5 साल से 4 साल से लगातार 40% 50% की ग्रोथ दिखा रहा है। अब सवाल उठता है कि मैं स्टॉक में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ। देखिए, जैगल की मैनेजमेंट कह रही है कि हम 40-50% के आसपास से ग्रो करते रहेंगे अगले 4-5 साल में। 2025 की उनकी गाइडलाइंस हैं 45% से 55% ग्रोथ की, जिसके चांसेस हैं वो Q2 में उसको और रिवाइज कर देंगे, यानी और हायर साइड में रिवाइज कर देंगे। जैगल इतनी स्पीड से ग्रो कर कैसे रहा है, सवाल ये उठता है। तो इसका रीज़न है 4 लीवर्स ऑफ ग्रोथ। 4 लीवर हैं बड़े बड़े जिनसे जैगल ग्रो कर रहा है, जिसको हम 4 इंजन की सरकार भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ, जैगल के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं जो जैगल प्लेटफॉर्म पे हैं। हर महीने ऑलमोस्ट 50 नए क्लाइंट्स जैगल के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इवन मैनेजमेंट तो ये कह रही है कि नए क्लाइंट्स को ऐड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से जानबूझ के ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बड़े जो बल्कि क्लाइंट्स हैं, जिनके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, उन क्लाइंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ना कि छोटे क्लाइंट्स को। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू थ्रू एक्वायरिंग न्यू
क्लाइंट्स, न्यू कॉर्पोरेट्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर ज़ेगल। ये हर एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन में। आईटी इंडस्ट्री में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, स्टील मेटल इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में इनके सॉफ्टवेयर जा रहे हैं। तो दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन इंडस्ट्री। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन है आज के दिन में? टाटा स्टील, परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर्स, पीसीबीएन, आइनॉक्स, ग्रीन प्लाई, और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और एक और बात है, किसी भी एक क्लाइंट से बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आता, यानी कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क नहीं है कि एक क्लाइंट भाग गया तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चला जाएगा। टॉप 20 क्लाइंट्स आई थिंक अकाउंट फॉर ऑन लेस देन 20% ऑफ द रेवेन्यू। तो यानी किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं है इनकी, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया आर ह्यूज। केवल 7% ऑफ द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन इंडिया यूज एनी फॉर्म ऑफ स्पेंड एनालिसिस, यानी पेनिट्रेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी लेस। और जब इस तरीके के सॉफ्टवेयर पेनिट्रेट करने लगते हैं ना, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए इनकी एडेप्टेबिलिटी अमंग द कॉर्पोरेट्स बहुत स्पीड से ग्रो करती है। ऑलमोस्ट डबल डिजिट से उम्मीद है कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर ग्रो करेंगे अगले 5-6 साल तक। तो ग्रोथ इन इंडिया, ग्रोथ पोटेंशियल इन इंडिया इज ह्यूज। उसके बाद एक और बड़ा बेनिफिट है, चर्न रेट ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स इज वेरी लो, यानी सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो ज़ेगल प्लेटफॉर्म को एक बार ले लेते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं या ज़ेगल से बाहर चले जाते हैं। एक बार कस्टमर को आपने एक्वायर कर लिया ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो वहीं पर रहेगा। बस आपको ऑलरेडी अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं वो देते रहना है। पेटीएम और जोमेटो जैसी जो न्यू एज कंपनीज अगर वहाँ से कंपेयर करोगे आप, तो वहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कस्टमर एक बार इस प्लेटफॉर्म पे, फिर अगले प्लेटफॉर्म पे, फिर अगले प्लेटफॉर्म पर। ज़ेगल में आपको सिर्फ एक बार कॉर्पोरेट पकड़ना है, और कॉर्पोरेट अपना सॉफ्टवेयर आसानी से जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी चेंज जल्दी जल्दी आए, तो वो एक बार ज़ेगल पर आ गए तो ज़ेगल की और भी ज़्यादा सर्विसेज लेंगे, सर्विसेज को कम नहीं करेंगे। स्टिकीनेस बहुत है, केवल 2% चर्न रेट है इनका, ठीक है। और एक बार कस्टमर आ गया तो उनको रिटेन करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद आउटसाइड इंडिया पोटेंशियल इज ह्यूज। मैं ह्यूज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्पेंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर ना पूरे वर्ल्ड के लिए भी उतने ही नए हैं जितने इंडिया के लिए नए हैं। तो ज़ेगल कैन बी अ कंपनी जो इंडिया में बनी है, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में छा गई। अमेरिका इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कंपनी, जहां पर वो एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। आज के दिन में उनकी कोई भी पोजीशन अमेरिका में नहीं है। अब दूसरे इंजन की बात करते हैं। दूसरा इंजन ग्रोथ क्या है? दूसरा इंजन है क्रॉस सेलिंग। ज़ेगल के जो प्रोडक्ट्स है ना, उनका ओवरलैप सिर्फ 20% है। यानी किसी ने सपोज कीजिए जोयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उन्होंने सेव का नहीं ले रखा और प्रोपेल का नहीं ले रखा। सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रखे हैं। ज़ेगल अब फोकस करेगा कि जो कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी उनके 3000 क्लाइंट्स हैं, उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचे। अगर उनके पास सिर्फ एक वेंडर्स का प्रोडक्ट है जोयर, उसको वो प्रोपेल बेचे और सेव बेचे। जिसके पास सिर्फ सेव है उनको जोयर बेचे और प्रोपेल बेचे। ये क्रॉस सेलिंग है। इसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ आने की अपॉर्चुनिटी है। इनकी उम्मीद है कि शायद अगले 2-3 क्वार्टर में ये 20% की फिगर बढ़ के 25% हो जाए, और इनको उम्मीद है शायद 50%, 60% भी हो सकती है अगले फ्यूचर में, अगले 5-6 सालों में। ये नंबर 2। तीसरी इंजन कि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट्स इनके पोर्टफोलियो में हैं, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाना। सपोज कर लो परसिस्टेंस के सॉफ्टवेयर के पास आज के दिन में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने सिर्फ 1000 एम्प्लॉयज़ अपने ज़ेगल के ऊपर डाल रखे हैं, तो ज़ेगल के पास तो 250 into 1000 रुपीज़ का ही रेवेन्यू आया। लेकिन अगर परसिस्टेंस अपने 10,000 के 10,000 सारे एम्प्लॉयज़ को ज़ेगल के ऊपर ले आता है, तो ग्रोथ हुई या नहीं हुई? नए कस्टमर एक्वायर नहीं करने पड़े, नए कॉर्पोरेट्स के पास नहीं जाना पड़ा। सेम कॉर्पोरेट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 गुना बढ़ जाएंगे, और ट्रांजैक्शन फीस आएगी और सॉफ्टवेयर की फीस भी हमें मिलेगी। तो तीसरा जो ग्रोथ का इंजन होना हो सकता है वो ये हो सकता है। चौथा बड़ा इंजन, एम्प्लॉयज़ ना कार्ड ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको यूज़ नहीं करते। इससे नुकसान है सीधा ज़ेगल को, क्योंकि आपने कार्ड बना दिया, उसके बाद उसमें पैसे भी पड़े हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो एम्प्लॉयज़ की स्पेंडिंग हैबिट्स को चेंज करना, उनके हाथ में कार्ड पहुंचा दिया, उनको रिटेन करने का कोई इशू नहीं है क्योंकि कंपनी ने उनको कार्ड दे दिया, उनको वो कार्ड रखना पड़ेगा, लेकिन खर्चा तो हमें करवाना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं, ज़ेगल चाहता है कि सारा खर्चा एम्प्लॉयज़ जितना भी उनका डे टू डे का खर्चा होता है वो ज़ेगल के कार्ड से करें। तो ये वो कैसे करते हैं? ये करते हैं उनको रिवार्ड देके, कैशबैक्स देके। इसके बारे में हम रिस्क में बात करेंगे, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल है जो चौथा इंजन ऑफ ग्रोथ ज़ेगल के लिए हो सकता है।
ये तो हमने 4 इंजन्स की बात कर ली कि ग्रोथ कहाँ से आ सकती है। इसके अलावा और भी रीज़न है। रीज़न नंबर 2 जो मुझे पसंद है इस कंपनी का, वो है कॉम्पिटिशन। देखिए, पिछले 10 साल के आसपास से ज़ैगल मार्केट के अंदर, एंड इट हैज़ emerged as a biggest player in the market right now। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे जेटा है, जोहो है, फाइल है, हैप्पी है, ये सब इंडियन कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन इन सब कॉम्पिटिटर्स में ना प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे हैप्पी और फाइल दोनों नुकसान में हैं, और कुछ जो प्रॉफिटेबल है वो सारे एरियाज़ में काम नहीं करते जिन एरियाज़ में ज़ैगल काम करता है। यानी ज़ैगल ही ओनली प्लेयर है इंडिया में जो वेंडर सोल्यूशन भी देता है, एम्प्लॉय टैक्स बेनिफिट्स सोल्यूशन भी देता है, और आपको रिवार्ड और रिकग्निशन भी देता है। ज़ैगल ही ओनली प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन देता है, सारी चीज़ों का सोल्यूशन देता है एक कॉर्पोरेट। एक कॉर्पोरेट जब भी स्पेंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर लेना चाहता है ना, तो वो इस तरीके की कंपनी देखता है जो सिर्फ एक स्टार्टअप कंपनी ना हो, यानी 2 साल 3 साल सर्विस दी, उसके बाद बंद हो गए, ठप हो के चली गई। इन सभी कंपनीज में सिर्फ ज़ैगल ऐसी कंपनी है जो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, कहीं से पैसा भी रेज नहीं किया है, आज के दिन में लिस्टेड है, यानी पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई, तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स। और हैप्पी जैसे कंपनियाँ जो जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन में अभी भी वो ईबिटा पर नेगेटिव है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैगल ना इज ऑपरेटिंग ऑन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अभी इनकी मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथ की है, सबसे पावरफुल आज के दिन में इस स्पेस में कोई है तो वो ज़ैगल है। और जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपके पास और धंधा सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि आप सबसे बड़े और सबसे स्टेबल बिजनेस हैं। उसके बाद एक और बड़ी बात, ज़ैगल की मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि कंपटीशन के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये इतना बड़ा स्पेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी नेसेंट स्टेज पर है ये इंडस्ट्री कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे जैसे अगर 10 ज़ैगल और आ गई ना, तो भी हमको नए क्लाइंट्स ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा वाइट स्पेस है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है और जो हमारी कंपटीशन की जो सिचुएशन है राइट नाउ, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैगल इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। उसके बाद ज़ैगल इंटरनेशनल भी जाना चाहता है। इंटरनेशनल जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे एक बिल होल्डिंग्स करके है, एक वैक्स है, सोडेक्सो है, सोडेक्सो के कूपन जो हम यूज़ करते हैं, ये सब कंपनियां ना सिर्फ 1 या 2 वर्टिकल में हैं और सिर्फ वहीं पर फोकस करती हैं। ये सभी कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशंस नहीं देती। जैसे सोडेक्सो सिर्फ फूड कूपन्स में है या फूड बिजनेस में है, लेकिन वो रिवार्ड्स में नहीं है, वेंडर पेमेंट्स में नहीं है। ज़ैगल एक कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन देता है। तो मैं इसलिए भी पॉजिटिव हूँ कि ज़ैगल जब यूएस में जाएगा तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और इसकी नई बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस स्टॉक को लेकर। तीसरा बड़ा रीज़न, इनोवेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैगल के पास आज के दिन में 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से ज़ैगल ज़ोयर को लेके आया ना पिछले 2 साल में, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट ज़ैगल आगे भी फ्यूचर में लेके आता रहेगा। यानी एक प्रोडक्ट जो आज लॉन्च हुआ है और उसने मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है, इट विल बी 50% ऑफ होल ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कंपनी मात्र 3 साल के अंदर ज़ोयर छा जाएगा। ऐसे और भी प्रोडक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इनोवेटिव कंपनी है, इन्होंने अपनी हिस्ट्री के थ्रू दिखाया है कि कैसे ये कॉर्पोरेट वाइट स्पेसिस को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उनके ऊपर प्रोडक्ट बना देते हैं और मार्केट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इनका प्लान है एक फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन लेके आने का, यानी जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके लिए कार्ड्स लेके आने का, उनके लिए प्रोडक्ट लेके आने का। उसके बाद जो फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं, जिन कंपनी से बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली कार्ड लेके आ रहे हैं। वीज़ा के साथ इन्होंने टाई अप किया है। उसके बाद इन्होंने ट्रैवलिंग कार्ड्स स्पेशली लॉन्च किए हैं ईज माई ट्रिप या यात्रा जैसी कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद कोटक के साथ इनका एक बंडल कार्ड आने वाला है, जहां पर कोटक इनके सॉफ्टवेयर बेचेगा। समझ रहे हो डिफरेंस? पहले ज़ैगल कार्ड्स बेचता था कोटक के, अब कोटक कह रहा है कि मैं जब अपने कार्ड्स अपने ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कस्टमर्स को दूंगा ना, तो मैं आपके ज़ैगल के सॉफ्टवेयर को भी ऑफर करूंगा। यहां पर फीस कॉर्पोरेट नहीं देगा, कोटक देगा। कोटक को क्या फायदा होगा? कोटक को एक और नया प्रोडक्ट मिल गया ऑफर करने के लिए अपने कार्ड के लिए, विच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर बैंक्स। तो देखिए, बैंक्स इनको एज अ पार्टनर देखते हैं, इनको इस तरीके से नहीं देखते कि ये हमारा धंधा खा रहे हैं। बैंक इनको देखते हैं कि ये कैश काउ है जो हमारे लिए पैसा लेके आ रही है, तो बैंक भी इनके साथ अपना धंधा बना के रखना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन की कैपेबिलिटीज इन ज़ैगल इज ह्यूज। मुझे ऐसा लगता है ज़ैगल फ्यूचर में भी बहुत नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता रहेगा, जो इनकी 40-50%, 60% की ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा अगले 4-5 साल तक। अगला रीज़न जो मैं इस कंपनी में इतना बुलिश हूँ वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए, ज़ैगल ने अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी बना दिया,
और मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो खत्म हो चुकी ना। अब उनको बस नए नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं और उससे जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। एम्प्लॉयज़ का खर्चा ऑलरेडी जो उनका कर रखा है वो कर रखा है। तो देयर इज अ ऑपरेटिंग लेवरेज दैट मे प्ले आउट इन द फ्यूचर। इसीलिए ज़ेगल कह रहा है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 40% से 50% से ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ईबिटा भी एक्सपेंड होगा। आज के दिन में ईबिटा 9 या 10% के आसपास है, लेकिन ये ईबिटा मार्जिन हो सकता है अगले 4-5 साल में 15% या 16% हो जाए, जो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है, विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि जोयर अभी लॉन्च हुआ है, खर्चा सारा हो चुका, अगले 4-5 साल में उसकी भयंकर ग्रोथ आने वाली है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज होगी ना। ये सारे तो हो गए पॉजिटिव। अब रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता दी, लेकिन रिस्क को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एट द एंड ऑफ द डे ज़ेगल इज़ अ स्टार्टअप, न्यू एज स्टार्टअप। इन स्टार्टअप्स का ना कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है, सच्चाई ये है। दे ग्रो वेरी फास्ट एंड दे फेल वेरी फास्ट। बाइजूस के बारे में हम सिर्फ अच्छा सुनते थे सारे न्यूज़पेपर्स में, लेकिन चुटकियों में ठप हो गया। यही हाल ज़ेगल का भी हो सकता है। ऐसे कौन से रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हाल हो सकता है ज़ेगल का? रीज़न नंबर 1, कैशबैक्स और इंसेंटिव्स। मैंने आपको बताया इंजन्स ऑफ ग्रोथ में कि कैसे ये एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा खर्चा करवाने के लिए उनको कैशबैक्स देते हैं। कैशबैक इज़ अ डबल एज सोर्ड। आप जब किसी को कैशबैक देते हैं ना, तो आपको इंसेंटिवाइज तो कर रहे हैं उनको और स्पेंड करने के लिए, लेकिन जैसे ही कैशबैक का परसेंटेज कम होने लगता है ना, तो जो लोग हैं उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। ये पेटीएम के साथ हुआ, इसीलिए वो कस्टमर्स को एक्वायर कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि कस्टमर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता था जो ज़्यादा कैशबैक दे रहा था। अब इस केस में ज़ेगल पेटीएम से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर जो एम्प्लॉई है उसको ज़ेगल ने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं किया है, पहले कॉर्पोरेट को कॉन्टेक्ट किया है। कॉर्पोरेट उनका कस्टमर है, कॉर्पोरेट ने अपने एम्प्लॉई को कार्ड दिया है। तो यहाँ पर ज़ेगल के पास बेनिफिट है ओवर पेटीएम कि उनको अपने कस्टमर्स को एक्वायर करके रखना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार उनको कैशबैक पे कैशबैक पे कैशबैक देने पड़ेंगे। अभी तक जो हिस्ट्री इनकी कैशबैक्स की रही है वो ठीक रही है। जितना पैसा इनके पास इंटरचेंज फीस से आया है उसका सिर्फ 65% के आसपास ही कैशबैक दे रहे हैं। यानी 1 लाख का खर्चा किया किसी एम्प्लॉय ने अपने कार्ड पे, 1800 रुपीज़ इनने इंटरचेंज फीस पे कमाए, उसमें से 65% ये दोबारा कैशबैक दे देते हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को। अब ये स्टैंडिंग हैबिट्स को चेंज करने वाली बात है। जोयर इनका नया प्रोडक्ट आया है, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी आदत डालने के लिए थोड़े कैशबैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा क्लेम कर रही है और हमें भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये कैशबैक थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट स्टिकीनेस तो है ही। 2% चर्न रेट है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स इनसे भागते नहीं है, तो रीज़न नहीं है कोई भी कि इन कैशबैक्स को लगातार बढ़ाते रहने का, ठीक है। तो अगले 3-4 साल में मुझे ऐसा लगता है दीज कैशबैक विल स्टार्ट टेपरिंग ऑफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस कंपनी में ये है। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल। अगर आप इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि इनके कैश फ्लोज नेगेटिव है पिछले कई साल से लगातार। मैनेजमेंट कह रही है कि अगले साल 2025-26 तक इनके कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाएंगे। कैश फ्लो पॉजिटिव होने का रीज़न ये है कि धंधे में ना सीजनैलिटी है। जो मोस्टली कॉर्पोरेट्स खर्चा करते हैं ना, वो क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4 में करते हैं। मोस्टली क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 3 में एम्प्लॉयज़ खर्चा करते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है। उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 30 दिन से 60 दिन तक है। यानी पैसा जो ज़ेगल को मिलता है ना, वो 30 से 60 दिन के बाद मिलता है, कॉर्पोरेट से भी और बैंक से भी इंटरचेंज फीस जो मिलती है। तो ये 30 से 60 दिन का जो नेगेटिव पीरियड है ना, ये अगले ईयर में स्पिल ओवर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर साल इनका जो कैश फ्लो है ना फ्रॉम ऑपरेशन है वो नेगेटिव है। होपफुली जब मैनेजमेंट का स्केल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैशबैक्स थोड़े कम हो जाएंगे और वर्किंग कैपिटल साइकिल को और जुडिशियली मैनेज करने लग जाएगी कंपनी, जब ये कैश फ्लो पॉजिटिव होने लग जाएगा। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता ना, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम ऑन द एज। मैं आंख बंद करके किसी भी कंपनी पे भरोसा नहीं करता, और जब तक कैश फ्लो किसी कंपनी के पॉजिटिव नहीं है ना, तो जो वो प्रॉफिट दिखाई देता है ना, वो सिर्फ पेपर पे नज़र आ रहा है, तो वो असलियत में नज़र नहीं आ रहा। तो कैश फ्लो पे बहुत 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 तीखी नज़र बना के रखिएगा, खासकर 2025 के एंड से लेकर, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि वहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे और उसके बाद फिर लगातार पॉजिटिव होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट है मेरी नज़र में इस कंपनी के लिए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, जो अमेरिका में ये ग्रोथ करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी एक्वायर करना चाहते हैं वहाँ पर किसी कंपनी को, और फिर अमेरिकन मार्केट में उनको फुटहोल्ड मिल जाएगा वहाँ पर एंटर करने के लिए। अब देखिए, ये स्ट्रेटेजी दूर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है ना, तो उस कंपनी को पचाना इतना आसान नहीं होता। यानी उसको सिनर्जेटिक करना अपने ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस से,
उसको प्रॉफिटेबल बनाना, उसको स्केल अप करना इतना ईजी नहीं होता। तो जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की बात करती है तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ और मैं थोड़ा कोशिश हो जाता हूँ। अभी ज़ैगल को कुछ मिला नहीं है कुछ एक्वायर करने के लिए, लेकिन बार बार मैनेजमेंट जिक्र कर रही है पिछले 3-4 कॉन्फ्रेंस कॉल से कि हम किसी ना किसी को एक्वायर करेंगे। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जिस दिन ये एक्वायर करेंगे ना उस दिन वी विल टेक द डिसीजन ऑन मेरिट ऑफ दैट एक्विजिशन। ठीक है, ऐसी न्यू एज कंपनियाँ बहुत ज़्यादा नोन नहीं है बहुत बढ़िया एक्विजिशंस करने के लिए, तो वी हैव टू बी कॉशियस ओवर देयर। उसके बाद अगला जो रिस्क मुझे इस कंपनी में दिखाई देता है वो रेगुलेटरी रिस्क दिखाई देता है। रेगुलेटरी रिस्क, आरबीआई कल को अगर को कह देता है कि हम कार्ड्स के ऊपर इंटरचेंज फीस ही खत्म कर देंगे तो 70% ऑफ द धंधा इज गॉन इन अ सेकंड। अब मैनेजमेंट से जब ये सवाल पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि आरबीआई का कोई प्लान नहीं है ऐसा करने का। ओनली थिंग पॉसिबल इज कि ये इंटरचेंज फीस खत्म कर सकते हैं प्रीपेड कार्ड्स पर, क्रेडिट कार्ड पे नहीं करेंगे, प्रीपेड कार्ड पर। अब प्रीपेड कार्ड पे अगर इन्होंने खत्म कर दिया तो हम आजकल अपने कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वहाँ से पैसा कमाने लग जाएंगे। अब मैनेजमेंट की ये बात मैंने मान तो ली, पर आई डोंट नो व्हाई इंटरचेंज फीस वॉन्ट डिक्रीज ऑन क्रेडिट कार्ड, इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। तो रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है धंधे के अंदर, रेगुलेटरी रिस्क पे प्लीज़ नज़र बना के रखिएगा। रेगुलेशन अगर चेंज हो जाती है, जो हाल पेटीएम का हुआ है उनको बैंकिंग रेगुलेशन से हटा दिया गया है, वही हाल इस स्टॉक का हो जाएगा अगर आरबीआई ने कोई ऐसी हरकत दिखा दी तो। वैसे भी इंडियन रेगुलेटर्स आर इन फेमस फॉर ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो ये सब रिस्क हैं इस कंपनी में जिसके ऊपर आप सबको नजर बनानी पड़ेगी, है ना। रिस्क के बिना किसी भी धंधे को मत पढ़ो, बिल्कुल उसके बेनिफिट देखो, बिल्कुल किसी भी कंपनी को जब आप पढ़ रहे हो तो उनकी पोटेंशियल देखिए, लेकिन रिस्क को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। सो फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी दूसरी पार्ट आएगी इस वीडियो की जिसमें मैं वैल्यूएशंस के बारे में बात करूंगा, टेक्निकल्स के बारे में बात करूंगा और मैं कहाँ पर खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ उसके बारे में बात करूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, फ़ायदा आपको शेयर मार्केट में ज़रूर मिलेगा। बाय बाय।